नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जब आप तो चाहिए। जब आप तो चाहिए में आज बात करेंगे बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार जोशीमठ की। जोशीमठ जो धीरे धीरे पाताल लोक में समाता जा रहा है। जमीन में आई दरार गहरी खाई में तब्दील हो रही है तो दीवारों पर पड़ी दरारें दिन ब दिन चौड़ी होती जा रही है। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर ठिकाना ढूंढ रहे हैं। सरकार ने जांच बिठा दी है और प्रशासन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने को कह दिया गया है, लेकिन पीढ़ियों से अपने आशियाने में रह रहे लोग घरों को छोड़ने को राजी नहीं हो रहे। पीढ़ियों से अपने घरों में रहने वाले जोशीमठ के मूल निवासियों के दिल में घर को छोड़ने की जो टीस है उसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता। जिस घर का कोना कोना उनकी यादों का दस्तावेज संजोए हुए हो, उस घर का आंखों के सामने दरकना, टूटना, गिरना और फिर पाताल लोक में समा जाना कितना पीड़ादायी होता है, उसे समझने के लिए जोशीमठ का निवासी होना जरूरी है। हम और आप उनकी पीड़ा को चर्चा तो कर सकते हैं, उस पर उनकी पीड़ा में उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन उस पीड़ा को जैसा वो महसूस कर रहे हैं वैसा हम शायद महसूस ना कर पाए। उनकी इस पीड़ा के लिए, उनके सर पर टूटे दुखों के इस पहाड़ के लिए क्या वह अकेले जिम्मेदार है, या इसके लिए विकास की वो परियोजनाएं भी जिम्मेदार हैं जिसने जोशीमठ के सीने को खोदकर सुरंग निकाल दी, जिन्होंने बहुमंजिला इमारत और अवैध निर्माण कर जोशीमठ के बोझ को इतना बढ़ा दिया कि वह पाताल लोक में घुटने टेकने को मजबूर हो गया। जहां पेड़ को बच्चों की तरह संजोना था, सहेजना था, वहां हमने उसे काट काट कर फर्नीचर बना लिए या भवन निर्माण के कार्य में लगा दिए। आज यदि जोशीमठ पाताल लोक के मुहाने पर खड़ा है तो इसके लिए जिम्मेदार केवल जोशीमठ के निवासी नहीं, बल्कि इसके लिए वो सभी सरकारें भी जिम्मेदार है जिन्होंने बिना भविष्य का आकलन किए विकास की परियोजनाओं को हरी झंडी दी। आज हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जोशीमठ क्यों पाताल लोक में समाता जा रहा है, जोशीमठ के भू समाधि लेने के लिए कौन जिम्मेदार है, जोशीमठ के निवासियों के पुनर्वास की क्या योजना है, और सबसे अहम ये कि क्या पवित्र जोशीमठ के पाताल लोक में समाने के पीछे देवभूमि पर बढ़ते पापियों की संख्या भी है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, लेकिन पहले एक देखते हैं रिपोर्ट के बाद जो भूवैज्ञानिक है, उन जो एक्सपर्ट हैं इसके, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने जो कारण बताए वो भी आपको सुनाएंगे। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। देवभूमि का एक पवित्र शहर जोशीमठ धंस रहा है। घरों को फोड़कर पानी बह रहा है। घरों की दीवारों और सड़कों में दरारें आ रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये शहर पाताल में समाने वाला है। 500 से ज्यादा मकानों की दीवारों में दरार आ चुकी है। भय के कारण लोग पलायन को मजबूर हैं। 3000 से ज्यादा जोशीमठ के धंसाव से प्रभावित हुए हैं। बद्रीनाथ धाम से महज 50 किलोमीटर दूर जोशीमठ में सड़कें फट रही हैं। जोशीमठ पर खतरे के बादल काले घने होते जा रहे हैं। देवभूमि में बरप रहे इस कुदरत के कहर को देखकर क्या आम और क्या खास, हर कोई चिंता में आ गया है। हालांकि जोशीमठ कोई पहला शहर नहीं है जहां भूधंसाव की घटना सामने आई हो। जकार्ता, मैक्सिको सिटी, लागोस, बैंकॉक, मनीला, हो चिन मिन्ह, शंघाई, ये वो नाम है जहां इस तरह की घटना का होना काफी आम है। इतना ही नहीं, इटली का बाया, मिस्र का थोनिस, हेराक्लियन, इंग्लैंड का इवर्ट और जमैका का पोर्ट रॉयल, ये वो नाम है जो भूधंसाव और पानी के बढ़ते जलस्तर के चलते पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अब उत्तराखंड का जोशीमठ भी उसी राह पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सबके बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। आखिर जोशीमठ क्या है, जोशीमठ में धंसाव क्यों हो रहा है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्या है जोशीमठ? गेटवे ऑफ हिमालय है जोशीमठ। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब पहुंचने का अंतिम पड़ाव है जोशीमठ। ओली फूलों की घाटी पर जाने के लिए यहीं से गुजरते हैं यात्री। भारत चीन सीमा पर अग्रिम चौकियों की वजह से जोशीमठ का है सामरिक महत्व। लेकिन इस सबके बीच जोशीमठ पर 1976 की मिश्रा रिपोर्ट पर भी नजर डालना जरूरी है, जिसमें ये कहा गया था कि जोशीमठ धंस सकता है।
जोशीमठ पर 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट। एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में गठित हुई थी 18 सदस्य समिति। गढ़वाल के आयुक्त थे एमसी मिश्रा। इस समिति को ही कहा गया है मिश्रा समिति। समिति में सेना, आईटीपी, बीकेटीसी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे। मिश्रा समिति ने दिया था जोशीमठ के डूबने का अलर्ट। समिति ने दी थी भूदसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर पौधे लगाने की सलाह। 3 मई 1976 की बैठक में कही गई थी दीर्घकालिक उपाय करने की बात। स्थल की स्थिरता की जांच के बाद ही क्षेत्र में निर्माण का सुझाव। ढलानों पर उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव। खुदाई या विस्फोट से कोई बोल्डर नहीं हटाने का सुझाव। भूस्खलन क्षेत्र पर कोई पेड़ नहीं काटे जाने का सुझाव। मारवाड़ी और जोशीमठ के बीच व्यापक वृक्षारोपण कार्य शुरू करने का सुझाव। ढलानों पर दरारों को सील करने का सुझाव। पहाड़ी की टहलती पर लटकने वाले शिलाखंडों को उचित सहारा दिए जाने का सुझाव। नदी प्रशिक्षण के उपाय किए जाने का सुझाव। इतना ही नहीं, 2022 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी एक अध्ययन किया था। इस दौरान उन्होंने भी भूदसाव की बात कही थी। 2022 गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का अध्ययन शहरीकरण, चारधाम, ऑल वेदर रोड और जल विद्युत परियोजना विशेषज्ञता के साथ हो। ऐसा ना करने पर धंस जाएगा जोशीमठ। जोशीमठ के आसपास के इलाकों के तीव्र शहरीकरण के धंसाव का खतरा। ऑल वेदर रोड में हेलांग और मारवाड़ी के बीच हो रहा निर्माण कार्य। 20 किलोमीटर के निर्माण कार्य में नहीं रखा जा रहा मानकों का ध्यान। विशेष उपचार के बाद ही हो चारधाम सड़क का निर्माण। विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना से भी क्षेत्र को खतरा। कई जगहों पर है काफी सख्त पत्थर। गलत तरीके से तोड़कर हो रहा निर्माण कार्य। मलबा, गलत तरीके से खुदाई, जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा। पत्थर हटाने की प्रक्रिया से जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा। टहलती में हो रहा है मिट्टी का कटाव। नियंत्रित हो निर्माण कार्य, अन्यथा धंसने लगेगा जोशीमठ। बहरहाल अब इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार जोशीमठ की दशा और दिशा को कैसे सुधारेगी। आखिर क्या होंगे वो तरीके जिससे जोशीमठ में रह रहे लाखों लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। है ये लैंडस्लाइड, ये मल्टीपल फेल्योर है और ये सब्सिडेंस है और ये इसको धंसाव जिसको कहते हैं, ये सीधे सीधे अलकनंदा में समा रहा है ये पूरा स्वरूप। तो अभी जो स्थिति है उसमें विज्ञान से ज्यादा उसमें प्रशासन को करना होगा। आज जो स्थिति आ गई है, इससे पहले जब हमारी रिपोर्ट आई थी तब भी कुछ हमने जून जुलाई में रिपोर्ट सबमिट की थी, तब भी ऐसी स्थिति थी कि कुछ साइंटिफिक तौर पर किया जा सकता था, जियो इंजीनियरिंग मेजर्स लिए जा सकते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि 15-20 हजार लोगों के तत्काल जीवन पर संकट है। तो अभी वहां प्रशासनिक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। लोगों को तत्काल वहां से इवैक्यूएट करने की जरूरत है और उनको अन्यत्र बसाना, क्योंकि अब वो रुकने से रहा। अब कोई भी मेजर्स रोकेगा नहीं और आज ऐसी स्थिति भी नहीं है कि अगर रोक दिया जाए तो कुछ वो मकान जो अभी टूटने के कगार पे हैं वो रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। असल में जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन के मलबे में बसा हुआ शहर है और 1935 में एक स्विस एक्सपीडिशन आया था। वो प्रोफेसर हेम और प्रोफेसर गांसर, उनकी एक रिमार्केबल मतलब लैंडमार्क बुक है जिसको कहते हैं जियोलॉजी, जिसका टाइटल है जियोलॉजी ऑफ सेंट्रल हिमालय। उसमें उन्होंने उस टाइम पे बता दिया था कि संपूर्ण जो जोशीमठ है वो बड़े मलबे के ढेर में बसा हुआ। ये मलबा ऊपर घोड़सों से वहां से आया है, तुम्हारे पास की साइड से। इसका इतिहास भी है कि यहाँ भूस्खलन लगातार आए हैं। हिस्ट्री में इसके रेफरेंस मिलते हैं कि 1000 साल पहले कत्यूर वंश की राजधानी यहाँ हुआ करती थी। तो उस समय भी राजधानी को शिफ्ट किया गया था क्योंकि लैंडस्लाइड आया था। 1976 में जब वहाँ लगातार दरारें आ रही थी तो तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर उन्होंने मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ कंस्ट्रक्शन अवॉइड किए जाएं, यहाँ बड़े कंस्ट्रक्शन अवॉइड किए जाएं, यहाँ के जो बड़े बड़े भूस्खलन के पुराने मलबे के जो बड़े बड़े इरेटिक बोल्डर्स हैं उन पे कुछ भी छेड़छाड़ न की जाए।
स्लोप में ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था हो, ये कुछ भी नहीं हुआ। और 5-5, 6-6 मंजिले वहाँ होटल इरेक्ट कर दिए गए। इस्टेब्लिशमेंट में सरकार, जनता से ज़्यादा सरकार आगे रही वहाँ को इस अपनी रिपोर्ट को वायलेट करने में। वहाँ आईटीबीपी का इतना बड़ा सेटलमेंट, आर्मी का इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट वहाँ हुआ। उसके बाद और कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के रहे। औली में ऊपर जाते हुए कितने रोडों का कंस्ट्रक्शन हुआ। उसके अलावा बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हुआ। बहुत घनी आबादी भी बढ़ गई है वहाँ। 2021 को जो ऋषिगंगा त्रासदी आई, उसकी वजह से जो तपोवन परियोजना का जो टनल थी उसमें जो पानी घुसा, वो सीधे जोशीमठ के नीचे वो टनल आ रही है, वो निर्माणाधीन टनल थी। अगर टनल कंप्लीट बनी रहती तो उसके अंदर एक एनवेलप रहता, वो एनवेलप आरसीसी का रहता, उसमें पानी पर्कुलेट नहीं करता, वहीं लॉक्ड रहता। लेकिन निर्माणाधीन थी तो उसमें रॉक की फ्रैक्चर्स हैं, उन रॉक के फ्रैक्चर से पानी पर्कुलेट किया बाहर को, बाहर फिर लैंडस्लाइड का मटेरियल और बाहर कवर जो था लैंडस्लाइड का मटेरियल था उसमें घुसा। तो इस तरह के लूज मटेरियल में पानी घुसने से जिस तरह से स्लाइडिंग होता उसी तरह से वहाँ भी प्रक्रिया होती। तो ये तो होना ही था। जिस तरीके से रिपोर्ट आई थी, जो मेजर्स लिए जाने थे वो मेजर्स लिए नहीं गए और आखिर में वही हुआ जिसकी आशंका व्यक्त की गई थी मिश्रा रिपोर्ट में, और आज उसी की लिपापोती हो रही है और उसी की भरपाई के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। मुकुंदानंद ब्रह्मचारी हैं, प्रभारी हैं जोशीमठ के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर दीप्ति शर्मा जी हैं, पर्यावरणविद हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा जी से करना चाहूँगा। दीप्ति जी, जिस तरीके से हालात हैं, जिस तरीके की रिपोर्ट आई थी और जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि जोशीमठ के विनाश की स्क्रिप्ट जो है वो खुद सरकार ने मिलकर के लिखी है, वहाँ के लोगों ने मिलकर लिखी है, और वहाँ के लोग जिन्होंने उन मेजर्स को, जो कि मिश्रा रिपोर्ट में दिया गया था, उस मेजर्स को नहीं अपनाने वाले जितने भी लोग हैं, सभी ने मिलकर के विनाश की इस स्क्रिप्ट को लिखी थी। और आज हालात इस तरीके के हैं कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, बचाने का कोई रास्ता नहीं है। जोशीमठ को जो है अब डूब जाना है, पाताल में समा जाना है। एक सवाल मेरा आपसे है कि क्या जोशीमठ अकेला ऐसा उत्तराखंड में एक ऐसा इलाका है जहां इस तरह की आपदा आई है और वो पाताल लोक में समाने के कगार पे खड़ा है? क्या आपको लगता है कि जोशीमठ को बचाया जा सकता था? अगर नहीं बचाया जा सकता है अब फिलहाल, तो और दूसरे ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जिन पर इस तरीके का खतरा मंडरा रहा है और उनको बचाने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। आपने जैसा अभी इस न्यूज को टैगलाइन दिया है कि जोशीमठ जो है वो पाताल की तरफ जा रहा है, यानी पाताल में ही वो विलीन होने वाला है। तो जो आपने प्रश्न किया कि क्या इसके विनाश को रोका जा सकता था, तो बिल्कुल रोका जा सकता था। ये हमने इतिहास के रूप में लिख दिया। विकास के नाम पर हमने विनाश को चुन लिया, उसका चयन कर लिया। अब ये आपकी रिपोर्ट अभी बता रही थी कि 3 मई 1976 से ये मतलब रिपोर्ट आ चुकी थी कि हम इसके ऊपर जितना भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भविष्य में ये हमारे लिए खतरा बनने वाला है। परंतु इन सारी रिपोर्टों को दरकिनार करके और विकास के नाम पे लगातार जिस तरह से भूमि का दोहन किया गया, वृक्षों को अंधाधुंध काटा गया, तो ये तो हमने अपना कहते हैं ना कि भविष्य लिख दिया। हाँ, ये चाहे हम देखें भूतकाल में, पर भविष्य हमने लिख दिया था कि हाँ, आने वाले कुछ समय में हम प्रकृति की चेतावनी को अनदेखा करके, हमारे सर्वे को अनदेखा करके लगातार हम विकास के नाम पे विनाश को चुनते जा रहे हैं। अब आपने कहा, एक आपका प्रश्न था कि क्या ये अकेला स्थान है, तो नहीं, ये अकेला स्थान नहीं है। जब भी हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जब भी हम एक अपना इकोसिस्टम जो बना हुआ है उसको दरकिनार करके अपने आप को, मनुष्य जब भी प्रकृति से बड़ा दिखाने का प्रयास करेगा, ऐसा विनाश सामने आएगा ही। बिल्कुल। अब अलकनंदा नदियों से जो सारा कटाव हो रहा है, देखा जाए इसके पीछे एक कारण क्या है? कहा जाता है, हम बहुत छोटे होते तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो पेड़ होता है उसकी जड़ें जो है वो भूमि की मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो भूमि पर भी अपनी पकड़ बनाए रखती हैं। जब आप पेड़ काटते जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाते जाएंगे, तो ये तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक उदाहरण हमारे सामने अभी आया है कि देखो, अपने बनाए हुए 2-3 मंजिले
घर और होटल जो आपने खड़े कर दिए हैं और आपको लगा कि शायद मतलब प्रकृति के ऊपर आप निर्माण कर सकते हैं, तो प्रकृति ने ये दिखाया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि देखो तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुम्हारा विज्ञान कितना भी महान हो जाए, पर प्रकृति से महान कुछ नहीं हो सकता। और प्रकृति से खिलवाड़ करने का ही ये अंजाम हम सबकी आंखों के सामने है। बिल्कुल दीप्ति जी, एक सवाल मेरा और भी है, और मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे उनको वो भी जानना चाहते होंगे कि क्या अब कोई रास्ता है बचने का, या अब सिर्फ विनाश ही है? अब वहाँ से खाली कर देना, जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं, करीब 15 से 20 हज़ार लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, क्या उनको पुनर्वासित करना ही एकमात्र रास्ता है, या अभी भी कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि जो लोग वहाँ पर अपने घरों में रह रहे थे पीढ़ियों से, वो अपने घर को छोड़ने में बड़ा टीस महसूस हो रही है उन्हें। वो घरों को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है उन्हें। क्या अभी भी, या अगर मान लीजिए अभी पलायन कर दिया जाए, उन्हें दूसरी जगह पुनर्वासित कर दिया जाए, और साल 2 साल के बाद क्या स्थिति इस तरीके से बन सकती है कि फिर से कुछ मेजर्स को अपना लिया जाए, तो फिर से वहाँ रहने लायक स्थिति हो सकती है? जी, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, एक होता है ना कि आपने त्वरित कोई निर्णय लिया, त्वरित निर्णय में तो अभी यही कहेंगे वहां के लोगों के फेवर में है कि उस स्थान को खाली किया जाए। जी। अब उसके बाद उस पर थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। स्थिति कितनी विनाशकारी हो चुकी है, क्या हम उसमें कुछ कहीं पर भी पैच वर्क लगा के कुछ काम ऐसा कर सकते हैं जो इतने बड़े विनाश को हम टाल सकें? तो ये तो अध्ययन का विषय है, रिसर्च का विषय है। पर हाँ, जन धन की हानि न हो, प्राण की हानि न हो, उसके लिए एक विकल्प त्वरित रूप में यही है कि उस स्थान को खाली किया जाए। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों को बहुत अंदर है कि इतनी पीढ़ियों से वो रहते आ रहे हैं, वो एक वेदना है, तो वो रहेगी। पर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, हम उस जगह वापस लौट के नहीं जा सकते। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ऑपरेशनल टीम बनानी पड़ेगी, जिसके साथ काम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमने विनाश को किस हद तक हमने छू दिया है, हम उससे भी कितनी दूर है, और अगर हम अब इसको रोकना चाहें तो किस स्तर पर हम युद्ध के रूप में कार्य करें कि इसको रोका जा सके। और वो पुनर्वास तो वो एक बात की बात है। हाँ, अभी उनको कहीं किसी सुरक्षित स्थान पर ही रखना चाहिए, ऐसा ही मुझे लगता है बिल्कुल। अभी कोई तात्कालिक रास्ता तो ये है कि वैज्ञानिक रास्ते जो हैं वो सारे बंद हो गए हैं, बचाव के सारे रास्ते बंद हैं, और विनाश में अब केवल जो है जान की हानि नहीं हो, माल की हानि तो आपकी तय है, आप उसको बचा नहीं सकते। जितना आप बचा सकते हैं उतना कीजिए, यही एक उपाय है। लेकिन जब हम इस तरीके की बातों पर चर्चा करते हैं, इस तरीके के विषय पर जब चर्चा करते हैं, तो रीज़न के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही। एक तो वजह जो बताई अभी डॉक्टर दीप्ति शर्मा जी ने बताया कि पर्यावरण के साथ हम अगर खिलवाड़ करेंगे तो उसके नतीजे इसी तरीके से हमारे सामने आएंगे। लेकिन देवभूमि पर एक बड़ा अत्याचार ये भी हो रहा है कि वहाँ पर पापियों की संख्या भी बढ़ रही है, और ये भी बहुत सारे लोग जो हैं, जो बहुत सारे तपस्वी मुनि और शंकराचार्य हैं देवभूमि के, वो भी इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि केवल वैज्ञानिक कारण नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक कारणों से भी इस तरीके की आपदाएं जो है देवभूमि पर आती रही हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब देवभूमि पर इस तरीके की आपदा आई है। ये जो आपदा आई है अभी जोशीमठ में, जिसे बद्रीनाथ का द्वार भी कहते हैं हम, वहाँ पर हमारे साथ जोशीमठ के प्रमुख हैं तो डॉक्टर मुकुंदानंद ब्रह्मचारी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन जोशीमठ में वो थे। जोशीमठ में चूँकि वहाँ भी डीएम आए हैं और जो जिलाधिकारी हैं वो पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं और हालात का जायज़ा ले रहे हैं, और जायज़ा लेने के बाद वो बताएंगे कब से पलायन और कब से कहाँ पर जो है पुनर्वास इसका किया जाए। डॉक्टर दीप्ति शर्मा जी के पास मैं वापस फिर से जानना चाहूँगा। दीप्ति जी, एक जो मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि आपको पेड़ लगाने हैं, जो भी भूस्खलन के बाद जो बड़े पार्ट वहाँ पर बचे हुए उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने हैं, और जो सबसे मेजर पार्ट था उसका वो ये था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वहाँ पर नहीं किया जाएगा। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी दूसरे वहाँ पर विकास के प्रोजेक्ट थे, जो सबसे ज़्यादा जो कहा जा रहा है वो तपोवन विष्णुगढ़ जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसमें एक टनल बनाया जाना था, उस टनल को लेकर के काफ़ी प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि मेन जो रीज़न अभी जिस तरीके के हालात बने हैं, दरारें पड़ रही हैं और जोशीमठ बिल्कुल डूबने के कागार पे आ गया है, उसके पीछे जो अगर रिसेंट कोई कारण है तो वो उस टनल को बताया जा रहा है, क्योंकि टनल जब निर्माणाधीन था तो उस दौरान जो है वहाँ पर पानी का रिसाव हुआ था, बाढ़ आई थी, और वो पानी जो है जोशीमठ के
अंदरूनी इलाके में यानी भीतर में ज़मीन में चली गई थी, जिसकी वजह से ज़मीन कमज़ोर हो गई और जो वज़न जोशीमठ पे था वो वज़न जो है उस वज़न के कारण जोशीमठ धंसता चला गया और रोज़ जो है करीब 86 सेंटीमीटर हर एक साल 86 सेंटीमीटर नीचे जोशीमठ जा रहा है, जैसा कि अध्ययन और सैटेलाइट इमेज से जो है वो पता चला है। क्या आपको लगता है कि मिश्रा रिपोर्ट जो है मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के जो फाइंडिंग्स है उस फाइंडिंग्स को नहीं अपनाया गया इसलिए हुआ? अगर मान लीजिए इसको अपनाते तो भी क्या इसको रोका जा सकता था या इसको टाला जा सकता था? क्योंकि स्थायी उपाय क्या है, क्योंकि जैसा कि जो स्विस वैज्ञानिक थे उनकी जो स्टडी है वो जो बता रहे थे कि ये एक मलबे के ढेर पे बसा हुआ शहर है। क्या आपको लगता है कि कभी ना कभी तो ये हालात होने ही थे? बेहतर है कि जोशीमठ को खाली कर ही दिया जाए, आज नहीं करेंगे तो कल खाली करना ही पड़ेगा। क्या कहेंगी आप डॉक्टर दीप्ति शर्मा? जी जी बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि रिपोर्ट में ये पहले ही आ गया था कि इस जगह पे पानी का रिसाव शुरू हो गया है जी। तो उस समय भी हमारे पास एक अल्टरनेट था, उस समय भी हम सोच सकते थे दूसरे विकल्प के बारे में जी। उस निर्माण कार्य को करके हम ये सोच सकते थे कि क्या इसका कोई दूसरा विकल्प है, क्या हम अपने जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारा मंतव्य है, जो भी हमारी मंजिल है, हम जहां तक जाना चाहते हैं उसके लिए क्या कोई और रास्ता हो सकता है जो इससे बेहतर हो, जो कम से कम प्रकृति को कहीं पर भी हानि ना पहुंचाए। तो उस समय भी हमें लगता रहा ना, हम ऐसा असल में सोचते हैं कि प्रकृति के अंदर बड़ी क्षमता है, वो अपने आप को खुद ही व्यवस्थित कर लेती है, खुद ही सारी चीजें मैनेज कर लेती है। तो हमने उसको कहते हैं अनदेखा किया, क्योंकि हमको तो कई बार ये बताना होता है ना कि मतलब हमारा विज्ञान, हमारी तकनीक, हमारा कौशल जो है वो प्रकृति से भी बड़ा है। बिल्कुल। तो अब इन चीजों को दरकिनार करते करते, इनको नजरअंदाज कर और इनका दूसरा विकल्प ना रख के, ना ढूंढ के हम उसी ढर्रे पे चलते रहे। हमें लगा कि शायद समय बीतेगा और धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, जो धरती है या जो उसका स्तर है वो अपने आप समतल हो जाएगा। तो हो सकता हो ऐसा ना हो, मतलब हमको लगा कि शायद ये होगा और शायद ये नहीं होगा। हम आश्वस्त ही नहीं थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो लेकिन ये उसी का नतीजा है और ये तो देख पड़ेगा। बिल्कुल दीप्ति जी, एक चीज़ और भी एक जिज्ञासा लोगों के मन में ये भी है कि जो मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में मेजर्स अपनाने को कहा गया था और कहा गया था कि ये अगर अपनाते हैं तो ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं। लेकिन एक चीज़ लोगों के जहन में कि जोशीमठ के ऊपर अभी जो समस्या है कि जोशीमठ के ऊपर में, ज़मीन के ऊपर में एक्स्ट्रा वजन, भार अधिक होने की वजह से वो नीचे जा रहा है और नीचे में चूंकि आपने टनल बना करके उसे कमज़ोर कर दिया है और चूंकि हिमालयन रेंज की जो पहाड़ी है वो नई पहाड़ी है, कमज़ोर पहाड़ी है और उसमें उतनी शक्ति नहीं है कि वो उतना वेट को कंज्यूम कर सके। तो क्या कोई ऐसी स्टडी भी है, क्या कोई ऐसा कोई विज्ञान भी है कि जो ये बताए कि अगर जोशीमठ पे कितना वजन, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए? क्योंकि अगर ये प्राकृतिक रूप से इसी प्रकार से बना हुआ है कि एक लिमिटेड वेट को ही ये वहन कर पाएगा, तो वो चीज़ पहले से तय क्यों नहीं हो जाती है? क्योंकि अगर वहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं, अगर वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर्यटन हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े गाड़ियों का आवागमन हो रहा है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें तो प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं है, तो सामान्य विकास की एक प्रक्रिया है जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक क्या कोई मेजर्स या एक कोई क्या ऐसी स्टडी है जो ये बताए कि जोशीमठ में इतना ही वजन चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, इसलिए आप इसको डाइवर्ट कीजिए, इसके थ्रू आप मत जाइए जोशीमठ के थ्रू? क्या ऐसी कोई स्टडी भी है? स्टडी के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं जी, है ना, विशेष रूप से जो पुरातत्वविज्ञ हैं या जो भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन करते हैं, अगर उन्होंने ये चीज सुनिश्चित कर दी थी कि हम इससे अधिक भार नहीं वहां की भूमि पे डाल सकते हैं, अन्यथा भूस्खलन होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज है, आप सोचो वो एक पहाड़ नहीं है, एक लकड़ी का गत्ता है या तख्ता है, उसकी भी अपनी क्षमता है, उस पर भी हम कुछ फिक्स वेट ही रख सकते हैं। उससे ज्यादा वेट रखने पे मतलब क्या होगा, वो टूट जाएगा, उसमें दरार आ जाएगी। बिल्कुल। तो भूस्खलन जो हुआ है वो इसी का परिणाम है कि हमने उसको माना नहीं। हाँ, इसको बनाने से पहले, यहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले हमको चाहिए था कि भूमि का अच्छे से परीक्षण किया जाए, मृदा किस प्रकार की है, जो पत्थर है, जो पठार है वो किस प्रकार के हैं, वो कितना वहां पे वेट ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे।
ये सारी चीजें सुनिश्चित करके ही वहां निर्माण कार्य करना चाहिए था। हाँ, पर्यटन को अब दो चीजें हो रही है ना। एक तो ये हो रही है कि दर्शनीय स्थल है जो धार्मिक दृष्टि से मतलब विशेष महत्व रखते हैं, उसके लिए किस तरह का निर्माण कार्य करना चाहिए। हम उसको पर्यटन स्थल के रूप में जब विकसित कर रहे हैं तो वहां पर उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे किस प्रकार की परियोजनाओं को हमको बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा लंबा चौड़ा अध्ययन का विषय था जिसको हमने कहीं पीछे छोड़ दिया, और शायद बहुत जल्दी में हमने काम किया। हमें लगा कि वहां का पर्यटन का भी काम हो जाएगा, धार्मिक जो अपने स्थान है उनके दर्शन का भी काम हो जाएगा। एक पंथ दो काज वाला काम हमने करने का प्रयास किया, लेकिन हम ये भूल गए कि प्रकृति के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। वहां पर हमको देखना पड़ता है कि किस स्थिति में किस कार्य की स्वीकार्यता है, किस कार्य की नहीं है। तो बिना अध्ययन किए हुए, बगैर किसी रिपोर्ट को तैयार किए हुए, बगैर किसी तरह का रिसर्च वर्क किए हुए इस काम को किया गया है। इसमें हमको वैज्ञानिकों की, पुरातत्वविदों की और जो भौगोलिक हमारे वैज्ञानिक है उनकी सहायता लेनी चाहिए थी। दीप्ति जी, आपसे कि जैसा कि मैंने पहले भी पूछा कि क्या हिमालयन रेंज के जितने भी स्टेट हैं या हिमालयन रेंज में पड़ने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, क्या उन सब पर इस तरीके का खतरा है? क्या वो आज ना कल वो इसी स्थिति से गुजरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल गुजरेंगे। आप ये देखिए, कोई भी छुट्टी होती है, कोई भी मतलब अभी नव वर्ष का जो अंग्रेजों का कैलेंडर बदलने का दिन था, उसमें भी जब 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को जो मैदानी इलाकों से जिस तरह से लोग जाते हैं ना पहाड़ों पर यात्रा करने के लिए, और जिस तरह का बोझ और जिस उनको एंटरटेन करने के लिए जिस तरह का कंस्ट्रक्शन हर जगह, चाहे आप हिमाचल प्रदेश भी ले लीजिए, बिल्कुल वहां पर कितनी से ज्यादा, हम कहते हैं ना, क्षमता से ज्यादा उसके ऊपर भार डाला जा रहा है, सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, सिर्फ अपने हित को साधने के लिए। तो हमको ये सोचना चाहिए किसी राज्य का मुद्दा नहीं है, ये मानवता है। क्योंकि कहीं पर अगर कोई विनाश होता है तो वो पूरी मानवता के ऊपर कलंक का कार्य करता है। तो न सिर्फ उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश के लिए भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल हिमालयन रेंज में पड़ने वाली जितनी भी राज्य हैं उन सभी जगह इसका असर पड़ सकता है। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए दीप्ति। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए, कृष्णा कुमार अपडेट के साथ। कृष्णा, क्या अपडेट है? कल मुख्यमंत्री खुद जोशीमठ जाने वाले हैं, अभी वहां पर जिलाधिकारी पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट है? क्या लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था हो रही है वहां पे? बिल्कुल मुकेश जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम आला अधिकारियों के साथ इस समय सचिवालय में जोशीमठ के मामले को लेकर अधिकारी पूरे मौजूद है। और चुनाव कमिश्नर की बात करें जो गढ़वाल के, वो वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और जिलाधिकारी चमोली के जो है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़े हुए हैं और बातचीत एक तरीके से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम बड़े निर्देश जो दिए हैं वो शुरुआती मिनटों में ही दे दिए हैं। साफ सीएम ने निर्देश दिए हैं कि अविलंब एक आपदा कंट्रोल रूम जो है वो जोशीमठ में तैयार किया जाए ताकि सभी लोग सूचना उसमें दिया जाए, और जो डेंजर जोन अभी तक चिन्हित हुआ है जोशीमठ में उसको तुरंत ही खाली करवाया जाए, लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। इसके साथ ही एक बड़ा पुनर्वास केंद्र जो है वो स्थापित किया जाए जल्द से जल्द और लोगों को वहां पे भेजा जाए। तो ये तमाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत में ही निर्देश दिए हैं। अब बैठक अभी भी चल रही है, जिलाधिकारी चमोली से उनको तमाम जानकारी दे रहे हैं लाइव उनको। कृष्णा एक जो बिल्कुल कृष्णा एक जो बात हो रही थी कि पुनर्वास करने की बात तो हो रही थी, लेकिन अभी कोई एरिया चिन्हित नहीं किया गया था कि किस क्षेत्र में जो है उन्हें पुनर्वासित करके रखा जाएगा। तो क्या एरिया चिन्हित कर लिया गया? ये 2 दिन पहले की बात है, तो क्या इन 2 दिनों में क्या एरिया चिन्हित कर गया है कि यहाँ पे उन्हें पुनर्वासित किया जाएगा, कैंप बनाए जाएंगे या अस्थायी मकान दिया जाएगा? नहीं, फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, कोई भी एक तरीके से परमानेंट जगह नहीं देखी गई है उनको कोर्ट में विस्थापित करने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है उन्होंने कहा है कि टेम्परेरी पुनर्वास केंद्र बनाया जाए जहाँ पर लोगों को टेम्परेरी रखा जा सके। अब सीएम धामी कल सुबह लगभग 10 बजे चमोली पहुंच रहे, जहाँ पे वे पूरा जायजा लेंगे और निरीक्षण पूरे क्षेत्र का करेंगे। उनके साथ तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुकेश सर, थैंक यू कृष्णा हमसे जुड़ने के लिए। और डॉक्टर दीप्ति शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जोशीमठ पे जो ये आपदा आई हुई है और पाताल लोक में जोशीमठ समाने को बिल्कुल उनके मुहाने पे खड़ा है, ये आपदा जो है तभी दूर हो सकती है जब
हम और आप सब जो है सचेत होंगे और पर्यावरण को और प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, और ये हम समझेंगे कि जो पर्यावरण और प्रकृति है ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हम इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें इसका बदला भी लेगी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।